हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023 पढ़ रहे हैं। और इसके भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ लिया है, उसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 3 पर आ गए हैं, जिसका हेडिंग है साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन, धारा 14 से 44 तक। और चूंकि इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पर आ गए हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, तो आज के वीडियो में हम 4 धाराएं पढ़ेंगे जो कि ये बताती हैं कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। हालांकि 2 वीडियो इस पे कम से कम इस चैप्टर पर मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा है, एक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा है। लेकिन हम ये 4 धाराएं जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इन 4 धाराओं में ये बताया गया है किस तरह से आप अपने शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो ये धाराएं पढ़ने से पहले मैं 2 लोगों की कोटेशन आपको बताना चाहूंगा, एक मेन है और एक रसेल, कि इन्होंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में क्या कहा है। तो जो रसेल महोदय हैं वो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने शरीर, आवास एवं संपत्ति की, यानी अपने शरीर, आवास और संपत्ति की बलपूर्वक उस व्यक्ति से प्रतिरक्षा करने में न्याय संगत है जो जानबूझकर ऐसा सोचता है तथा उत्पाद एवं विस्मय द्वारा इसमें से किसी एक के विरुद्ध अपराध कारित करता है। इन मामलों में वह पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ये रसेल भी मानते हैं कि एक व्यक्ति और अपनी शरीर है, अपनी संपत्ति, अपने आवास की सुरक्षा करेगा, इससे उसको नहीं रोका जा सकता। और इसमें कहा भी क्या है कि राज्य चाहे कितना ही विशाल हो, चाहे कितने ही विशाल उसके साधन हो, लेकिन हर व्यक्ति को हर समय वो सुरक्षा नहीं दे सकता। इसलिए कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जो विधि अनुमति दे कि व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा कर सके, यानी प्राइवेट डिफेंस कर सके। हेनरी मेन महोदय हैं, उन्होंने अपने क्रिमिनल लॉ में 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला ये बताया कि समाज व्यक्तियों की प्रतिरक्षा का वचन देता है और अधिकतर मामलों में प्राइवेट व्यक्तियों के शरीर एवं संपत्ति पर हुए अवैध आक्रमण से प्रतिरक्षा करने में समर्थ भी होता है। दूसरा, जहां समाज की सहायता नहीं प्राप्त हो सकती, वहां व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, प्रयोग में लाया गया बल अवरोधित की जाने वाली क्षति के अनुपात में होना चाहिए। इसका प्रयोग बदला लेने या ईर्ष्या की भावना से नहीं किया जाना चाहिए। तो ये धाराएं इनमें देखेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इस पर व्हाइट बोर्ड पर जो धारा है वो ये कह रही है, पहले धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा के में की गई बातें। 35 में ये बताया गया शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ए और बी 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। 36 में ये बताया गया है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृति चित्त या अनसाउंडमेंट आदि है। 37 में बताया गया है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, उन कार्यों को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि धारा 34 है तो धारा 34 के बारे में जानते हैं। धारा 34 सिंपली ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाए। यानी धारा 34 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाती है। तो धारा 34 यानी इस चीज का बचाव यहां से शुरू हो जाता है। धारा 35 ये कहती है, क्या कहती है, देखिए इसका हेडिंग है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यानी शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, ए और बी 2 पॉइंट हैं। ए ये है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। यानी व्यक्ति अपने शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है और अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है। बी पॉइंट है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है। यानी दोनों ही संपत्तियों की प्रतिरक्षा की जा सकती है, चाहे मूवेबल हो या नॉन मूवेबल हो, चाहे अपनी संपत्ति हो या दूसरे की संपत्ति हो। यानी धारा 35
जो आपको समझाती है वो ये समझाती है, शरीर चाहे अपना हो या किसी और व्यक्ति का, संपत्ति चाहे अपनी हो या किसी और व्यक्ति, दोनों की ही प्रतिरक्षा की जा सकती है। अब आते हैं धारा 36। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति के कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा ही नहीं। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, 7 वर्ष से कमाइयों का व्यक्ति है, उसको पहले हम लोग समझ चुके हैं कि उनके अपराध, उनके कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो उनके बारे में क्या कहा गया है उसको भी जान लेते हैं। धारा 36 कहती है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृति चित्त आदि हो। यानी जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन या समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। अब इलिस्ट्रेशन है, दृष्टांत ए और बी हैं, बड़ा अच्छे इलिस्ट्रेशन है, इनको समझ लीजिए। ए इलिस्ट्रेशन है, यह विकृतिचित व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वच्छित होने की दशा में रखता। यानी मान लीजिए जो ए है वो विकृतिचित व्यक्ति है और बी को जान से मारने का प्रयत्न करता है, तो बी को तो भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, लेकिन यहाँ देखिए ए का जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं है क्योंकि वो तो पागल है, लेकिन फिर भी चूंकि बी को वैसा ही अधिकार है जैसे एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति के मामले में होता। अब दूसरा इलिस्ट्रेशन है बी कि ए रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए चौकीदार ने ताला डाल दिया, एक व्यक्ति आया लेट और वो अपने घर में गेट से कूदकर जाने लगा या दीवार से कूदकर जाने लगा। वैध अधिकार तो है लेकिन गेटमैन को तो नहीं पता है कि आप कौन है। तो कहा है यहाँ पर ए रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। ए बी जो है सद्भाव पूर्वक ए को गृह वेदक समझकर एक पर आक्रमण करता है, यानी बी इस भ्रम के अधीन ए पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु ए बी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब बी उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। तो ये 36 समझ गए। अब आते हैं धारा 37 पर, यानी कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है, ऐसे कार्य भी होते हैं जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। वो कौन से होते हैं वो बताए गए हैं धारा 37 में। धारा 37 का हेडिंग है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। पहला पॉइंट कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ए बी सी 3 पॉइंट बताए गए। ए जो है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। यानी लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जनरली नहीं होता है, भाई वो तो आपको पकड़ेगा भी। ठीक। बी यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। सी है उन मामलों में जिनमें सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। यानी आपके पास इतना समय है आप किसी लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकें, तो भी वो कार्य उसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। पहले आप लोक सेवक से शिकायत करिए। इसका क्लॉज 2 है किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानी से अधिक अपहानी करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। अब पता लगा कोई व्यक्ति एक साधारण चाटा मार रहा है, आप उसके गोली थोड़ी मार देंगे, यानी यहाँ भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। स्पष्टीकरण 1 और 2 है, स्पष्टीकरण जरूर पढ़ना चाहिए। इलिस्ट्रेशन और स्पष्टीकरण बेयर के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्पष्टीकरण है कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयतित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता है
जब तक कि वह ये ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। स्पष्टीकरण 2, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है जब तक कि वह ये ना जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश ना कर दे। अब भाई किसी व्यक्ति को अपराध में गिरफ्तार करने का, उन्होंने कहा वारंट है, आप पुलिस वाले लग नहीं रहे हैं, आप यकीन भी नहीं दिला पा रहे हैं कि आप पुलिस वाले हैं, तो वहां उस व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब इसमें कुछ केस देखते हैं इन धाराओं पर कि केस कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण केस भी होते हैं, तो उन केसों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। बिना केस के जो है काम नहीं चलता है। अब जैसे इसको समझाते हैं। अब जैसे ये दिया धारा 35, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इस पर एक केस है बहुत अच्छा, नूर मियां का केस है कि बाद में अभियुक्त ने जिस पर अनेक व्यक्तियों ने अनेक हथियारों से प्रहार किया, उनमें से एक हथियार छीन लिया तथा उस पर उसी हथियार से प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये निर्णय दिया गया कि अभियुक्त को अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार था, यद्यपि मृतक तत्समय बिना हथियार के था। एक प्रकरण में जहां एक स्त्री को बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाया गया, उससे संबंधित लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे लोग उस समय तक प्रतिरक्षा करेंगे जब तक कि इस तथ्य की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस कार्रवाई आरंभ नहीं कर देती है। एक संपत्ति के बचाव में भी बहुत अच्छा एक केस है, हरियाणा राज्य बनाम शेर सिंह के मामले में भीम सिंह का चचेरा भाई फूल सिंह के पास किशन चंद के पिता रामेश्वर की विवादित भूमि खेती के लिए किराएदारी पर थी, जिसने सुखाधिकार के लिए वाद फाइल किया और उसके पक्ष में डिग्री हो गई। रामेश्वर ने शेर सिंह के पक्ष में विक्रय करार भी निष्पादित किया था और विक्रय धन का एक भाग उसने प्राप्त कर लिया था। अभियुक्त को मृतक के विरुद्ध व्यादेश मिला था। शिकायत में यह कहा गया था कि मृतक और फूल सिंह ने उपजिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गेहूं की फसल काट ली। अभियुक्त गढ़ भाला गड़ासा लाठियों से हथियार बंद होकर भूमि पर जबरन कब्जा करने और जानवरों को खूंटे से छोड़ दिया, जिससे खड़ी फसल को नुकसान हो गया। इसके बाद मृतक और अन्य 4 अभियुक्त फूल सिंह और जो इनके 4 साथी थे मौके पर पहुंचे। जब भीम सिंह ने मृतक ने उससे जोर जबरदस्ती पर सवाल उठाया, तब चारों अभियुक्तों ने उसे घेर लिया, हथियारों से उसे चोट पहुंचाने लगे और मृतक को बचाने का प्रयास किया, किंतु चारों अभियुक्तों ने उस पर हमला कर दिया, गंभीर क्षतियां कारित की। इस प्रकार जो है इसमें भी ये माना गया कि संपत्ति की प्रतिरक्षा आप लीगल तरीके से कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। अब मेन चीज ये है कि ये धारा देखते हैं, धारा 37 कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा मैंने पढ़ी, केस बताता हूं। इसमें मदन बनाम मध्य प्रदेश राज्य का बहुत बढ़िया केस है। इस केस में यह था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क अनुमानों और कानून पर आधारित नहीं हो सकता। किसी अभियुक्त को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, इस पर विचार करते समय यह कि क्या हमलावरों पर उसे कठोर और घातक चोट पहुंचाने का अवसर था या नहीं, यह सुसंगत नहीं है। किसी अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, यह पता लगाने के लिए संपूर्ण घटना का सतर्कता पूर्वक परीक्षण करना चाहिए और सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यानी ये जरूर इसमें देख लेना चाहिए। ठीक, तो भाई लोक सेवक के कार्य होते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक कुंवर सिंह का केस बहुत अच्छा केस है। इसमें इस केस में यह था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों द्वारा संगठित छापा मारने वाली एक पार्टी, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेशन की सीमाओं के अंतर्गत जानवरों को पकड़ना था। जैसे आजकल लोग जानवर गांव रोड पर छोड़ देते हैं, उस समय उस पार्टी पर उस समय आक्रमण किया जब पार्टी कुछ जानवरों को पकड़कर मवेशी खाने ले जा रही थी। ये निर्णय दिया गया छापा मारने वाली पार्टी का कार्य पूर्णतः न्यायसंगत था और अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। भाई उनने उनकी पिटाई लगा दी तो ये अधिकार थोड़ी है। तो इस तरह से ये केस हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई चीज ना आए तो उसको पूछ सकते हैं। वीडियो को कृपया पूरा देखा करिए और इन चीजों को डायरेक्ट से भी पढ़िए आप, और कोई चीज समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।